ओके, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं CDF कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एक्सटेंशन टॉपिक का हो रहा है अब धीरे धीरे। अब तक हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ रखे हैं। PMF या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये डिस्क्रीट केस में प्रोबेबिलिटी का फंक्शन होता है, और PDF की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। CDF के D में डिस्ट्रीब्यूशन आया है, जबकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आया है, तो इनके नाम में कंफ्यूज मत होना। अब CDF की बात करते हैं। CDF होता क्या है? इसका नाम है कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होते हैं? कुमुलेशन का मतलब होता है जोड़ना, कुमुलेट करने का मतलब होता है ऐड करना। जब कभी भी हम प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं तो उसे हम कुमुलेटिव फंक्शन कहते हैं। अब इसको हम पहले थोड़ा सा प्रीवियस एग्जाम्पल पे या प्रीवियस आपने जो कुछ पढ़ रखा है उसके थ्रू समझते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको याद होगा, आपने जब कभी मीन मीडियन मोड वाली क्लास की होगी इंटर में, तो x एक वैल्यू होती है। मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक क्लास में 20 बच्चे हैं और हमने इनका 10 नंबर का टेस्ट लिया है। तो 3 नंबर पाने वाले 3 बच्चे हैं, 5 नंबर पाने वाले 7 बच्चे हैं, 8 नंबर पाने वाले 5 बच्चे हैं, और 9 नंबर पाने वाले 5 बच्चे हैं। 4 लिख लेते हैं। एक बच्चे का नंबर 10 आया है। तो ये एक डेटा है। इस डेटा में x क्या है? x इज द रैंडम वेरिएबल। ये रैंडम वेरिएबल क्यों है? क्योंकि 1 से लेकर 10 तक का टेस्ट है, और किसी भी बच्चे के 1 से लेकर 10 तक की रेंज में कोई भी नंबर आ सकता है। तो हम इसको फिक्स नहीं कर सकते हैं, इसलिए x एक रैंडम वेरिएबल है, और ये इस रैंडम वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी जिसका नाम है CF। पता है CF क्या है हिमांशु? ये सर पढ़ा था इसकी। क्या है? सर एक्स एफ, सर शायद एक्स प्लस एफ होता था अपॉन में एफ। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं। हिंदी सर मीडियम का अगर कोई है तो उसके लिए इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता, यानी ऐड करते हुए चलना। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरीके की होती है, एक होती है लेस देन टाइप, एक होती है मोर देन टाइप। इसकी चर्चा हम करेंगे सेकंड पेपर स्टैटिस्टिकल मेथड में, क्योंकि वहां पर हमें इसे डिटेल से पढ़ना है, डेटा के रिप्रेजेंटेशन को। तो अभी हम आपको बस ये बता रहे हैं कि ये CF निकलता कैसे है। तो CF में फ्रीक्वेंसी जो पहली होती है वो लिखते हैं, अगली फ्रीक्वेंसी जब लिखते हैं तो इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं, यानी कि कुमुलेट कर लिया, इसको कुमुलेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट वाली लिखेंगे तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे, फिर और नेक्स्ट लिखेंगे तो 4 ऐड कर लेंगे, फिर लास्ट वाली लिखेंगे तो सबको ऐड कर लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी 20 आ गई। ये है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जब किसी फंक्शन को ऐड करते हैं तो हम उसे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेकिन अगर हम किसी प्रोबेबिलिटी के फंक्शन को ऐड करें तो उसका नाम क्या पड़ता है? कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सिंपली हम उसको क्या कहते हैं? CDF, या इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, कई बार ऐसा हुआ है जब आपके क्वेश्चन में सिर्फ लिख के आया है फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो हमको CDF ही कैलकुलेट करना होता है। तो हम CDF की डेफिनेशन बाद में देखेंगे, पहले हम CDF निकालना सीखेंगे डिस्क्रीट केस में, कंटिन्यूस केस में, फिर हम उसकी डेफिनेशन पे बाद में आते हैं। तो एक हम एक्सपेरिमेंट लेते हैं, 2 कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का अगर हम सैंपल स्पेस लिखें तो हमारे पास है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन लिखना चाहें तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स हम लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखने के लिए हमें रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? नंबर ऑफ हेड। इस वाले केस में हमने रैंडम वेरिएबल क्या ले रखा था? नंबर ऑफ हेड। तो 0 हेड आ सकते हैं 2 सिक्के में, 1 या फिर 2। अब प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/4, 1/2
या फिर इसको हम 2/4 भी लिख सकते हैं, और लास्ट वाली आती है 1/4। तो ये हमारा एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है 2 पॉइंट का। तो हम इसका क्या बनाने जा रहे हैं, CDF। कैसे इसका CDF बनेगा, CDF का नोटेशन क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं, क्योंकि हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे उसी नोटेशन से। CDF को हम कैपिटल FX से डिनोट करते हैं। यहाँ पर एक x जो होता है वो रैंडम वेरिएबल होता है, यहाँ पर जो x होता है वो पर्टिकुलर वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं fx0, इसका मतलब पर्टिकुलर वैल्यू 0 हो गई है, और ये है हमारा रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0, 1 एंड 2। तो CDF का ये नोटेशन है। अब अगर हम इसका CDF लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो हम एक तरफ लिखेंगे x की वैल्यू 0, 1 एंड 2, दूसरी तरफ लिखेंगे इसका px 1/4, 2/4 एंड 1/4। अब हम इसका लिखेंगे यहाँ पर fx यानी कि CDF। तो पहली वैल्यू तो सेम रहेगी, जब हम दूसरी लिखते हैं तो 2 को ऐड कर देंगे 3/4, और लास्ट वाली लिखेंगे तो सबको ऐड कर देंगे तो 1 आएगा। तो आपको पता है कि CDF यानी कि जो प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर रहे हैं, वैसे भी अगर हम प्रोबेबिलिटी सारी ऐड करते तो रिजल्ट कितना आता था। अगर हम सारी प्रोबेबिलिटीज यहाँ की ऐड कर लें तो कितना रिजल्ट आएगा, सर 1। तो आपको दिख भी रहा है कि यहाँ पर लास्ट वैल्यू 1 आई है, यानी कि सबको ऐड किया है तो रिजल्ट में क्या आ गया है, 1। CDF को हमने अभी आपको एकदम सिंपली समझाया है। CDF को लिखते समय हम कुछ चीज़ों का और ध्यान रखते हैं। CDF पहली चीज़ एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो हम इसको कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट यानी इसकी प्रॉपर्टी है ये। तो इसकी प्रॉपर्टी का डिस्कशन हम आगे की क्लासेस में करेंगे। पहले हम CDF निकालना सीखेंगे, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो अभी जो CDF हमने निकाला ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि जब हम ये फंक्शन fx डिफाइन करते हैं तो हम x की रेंज क्या लेते हैं, -∞ टू ∞। ये हमारी x की रेंज होती है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि CDF की रेंज हमेशा यही रहती है। चलिए अब हम इस फंक्शन को रीराइट कर रहे हैं, फिर से लिख रहे हैं। देखिए कैसे हमने लिखा कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, और यहां पर हम लिख रहे हैं CDF यानी कि फंक्शन। तो x की वैल्यू जब 0 से छोटी है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है 0। फिर हमने लिखा x की वैल्यू अब की बार 1 से छोटी है लेकिन 0 के बराबर या उससे बड़ी है। तो 0 के बराबर या उससे बड़ी वैल्यू और 1 से छोटी केवल कौन मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इस रेंज में हमको 0 मिलेगा, क्योंकि 1 से छोटा 0 है और 0 के बराबर या उससे बड़ा। तो 0 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। तो यहाँ पर हम 1/4 लिखेंगे। फिर जब हम x की अगली रेंज लिखते हैं तो लिखते हैं =1 और ग्रेटर आर इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या लिखेंगे, <2। और अब की बार हमारे पास इक्वलिटी में 1 आया है, यानी हमको 1 पे इसका CDF निकालना है। तो 1 पे CDF कैसे निकलेगा, 1/4 + 2/4 = 3/4। अब जब हम नेक्स्ट वाले पे आएंगे तो क्या लिखेंगे, x > ≥ 2। तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट को देखें तो 2 है और 2 से बड़ी वैल्यूज़ हैं। तो 2 से जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो तो इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। फंक्शन हमारा सिर्फ 2 पे डिफाइन है, तो हम = में 2 लेकर 2 तक का CDF निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, 1/4 + 2/4 + 1/4 = 1। तो अभी हमने जो यहाँ पर लिखा था इसमें <0 और > 2 नहीं इंक्लूड था। अब की बार <0 और > 2 भी इंक्लूड हो गया। तो ये हुआ हमारा करेक्ट CDF ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी फंक्शन। केस हम लोग कौन सा लेकर चल रहे हैं, डिस्क्रीट का। तो पहले हम डिस्क्रीट का ही पढ़ेंगे, उसके बाद कंटिन्यूअस पे आएंगे। तो अभी हम एक क्वेश्चन और लेते हैं और डिस्क्रीट का CDF निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चंस कुछ हमने आपको पहले दे रखे हैं जिनमें CDF पूछा गया है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को लेते हैं और CDF निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको याद होगा हमने K वाला करवाया था, जिसमें प्रोबेबिलिटीज थी 0, K, K², 2K,
यस सर। तो उस क्वेश्चन का हम लोग CDF आज कैलकुलेट करेंगे। हमने कहा भी था कि इसका एक पार्ट अभी छूट रहा है जिसे हम बाद में आपको करवाएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन है, इसमें डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x। एक तो ये क्वेश्चन है, इसको भी ले लेते हैं, और एक और होगा ये वाला। इसका लास्ट पार्ट है डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x। आपको दिख रहा होगा कि कहीं भी ये CDF नहीं लिख रहा है, सिर्फ लिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यस सर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को भी हम CDF ही कहते हैं। तो इसके अब तक के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट हो चुका है। आज हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। x की वैल्यू 0, 1, 2 है, तो हम यहां पर एक लिखेंगे, fx ऐसे लिख लेंगे, और यहां पर एक ब्रैकेट लगा देंगे बड़ा सा, और इस तरफ हम x की वैल्यू लिखेंगे। तो x की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे x लेस देन 0 पे हमारा फंक्शन क्या है, 0। अच्छा, आपको याद है कि इस क्वेश्चन में k की वैल्यू कितनी आई थी? k की वैल्यू याद है कितनी आई थी? सर 1/10। ठीक है, 1/10। ओके, तो 0 से छोटा, क्या 0 से छोटा यहां पर कोई वैल्यू है? तो जब कुछ नहीं है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 0। इसके बाद हम आते हैं लेस देन 1 और इक्वल टू 0। तो 1 से छोटा, यानी 1 से छोटा लेना है, और 0 या उसके इक्वल में। तो 0 या उसके इक्वल में केवल एक ही वैल्यू हमको मिल रही, वो भी है 0। नेक्स्ट, अब की बार हम क्या करेंगे, अगला पॉइंट लेंगे। तो 1 से छोटा हो गया, अब हम आएंगे 2 से छोटा, यानी लेस देन 2, और 1 से छोटा यहां तक आ चुका है, तो यहां पर आएगा 1। अब अगर हम इस वाली लाइन को देखें तो इसमें इक्वलिटी किस पे, 1 पे, यानी हमको जो फंक्शन कैलकुलेट करना है वो 1 पे कैलकुलेट करना है। तो 1 पे फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 और k का सम। नेक्स्ट वैल्यू जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये वाली, इससे छोटा, तो लेस देन 3 हो जाएगा, और यहां पर आएगा ग्रेटर आर इक्वल टू 2। यानी अब की बार हमारा जो x का पॉइंट है वो 2 है, तो हमको फंक्शन किस पे कैलकुलेट करना है, 2 पे। तो 2 और उसके नीचे की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लो, तो 0k और 2k मिलके कितना हो जाएगा, 3k। नेक्स्ट x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 4, और इधर आएगा ग्रेटर आर इक्वल टू 3। तो यहां पर इक्वालिटी कहां पर है, x इक्वल टू 3 पर है। तो हमको 3 पॉइंट नंबर 3 पे CDF कैलकुलेट करना है। तो 3 तक का सम कर लो जरा, कितना आ रहा है, 0k, 2k और 2k, 5k आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, x लेस देन 5 और ग्रेटर आर इक्वल टू 4। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम, CDF निकालने का ये तरीका होता है। ठीक है, ओके। तो अब अगर हम देखें कि वैल्यू हमारी कितनी आ रही, तो 4 तक का सम कर लो, तो कितना हो गया, 5 + 3 यानी कि 8। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या होगा, x लेस देन 6, ग्रेटर आर इक्वल टू 5, इक्वल टू 5 पे k स्क्वायर है, तो हमारी वैल्यू हो गई 8k + k²। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लेस देन 7, ग्रेटर आर इक्वल टू 6, यानी इक्वल टू 6 पे है, तो हमारा पॉइंट 6 है। 6 तक की प्रोबेबिलिटीज ऐड कर लेंगे तो आएगा 8k + 3k²। 3k²। नेक्स्ट हमारा पॉइंट 7 के बाद तो कोई है नहीं, तो इसके बाद हम लोग लिखते हैं x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 7, यानी 7 या उससे बड़ा। तो यहाँ पर इक्वलिटी 7 पे है, यानी कि हमको पूरी प्रोबेबिलिटी ऐड कर लेनी है 7 तक। तो प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10k² + 9k, 10k² + 9k। इस वाले में लास्ट वाला ऐड कर दो बस, है ना। 6 वाला ऐड किया हम लोगों ने, 3k² आया है। ठीक है, तो 3k² और 7, 10k², 8k, 9k। ठीक है, अब हम अगर k की वैल्यू पुट करें तो हम इसको फिर से रीराइट कर सकते हैं। यहाँ पर 0 आएगा, ये भी 0 रहेगा, ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 3/10, ये हो जाएगा 5/10, ये हो जाएगा 8/10, ये हो जाएगा 81/100।
कैलकुलेट कर लेना 1/10 पुट करके, हो जाएगा। यस सर। ठीक है, ये वाला हो जाएगा 83/100 और ये वाला हो जाएगा 10/100 90, यानी 100/100 इज इक्वल टू 1। तो CDF की एक खास बात ये भी है कि इसकी लास्ट की वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो इस फंक्शन का CDF आपने निकालना देखा कैसे निकला। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो आपके इस में आया हुआ है, पूछा जा चुका है। इस वाले को लेते हैं, इसका CDF जरा निकालते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो सेम क्वेश्चन आ गया। इस वाले क्वेश्चन को अगर देखो तो इसके भी 3 पार्ट हो चुके हैं, लास्ट पार्ट बचा था। फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x। तो x का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए a की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू कैसे आती है ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इसका CDF आपको निकालना है। ये होमवर्क में आपको दे रहे हैं, ठीक है। सेम है बिल्कुल। आप इसको निकालिए, देखिए आपसे क्या रिजल्ट आता है। जो भी रिजल्ट आए वो ग्रुप पे पोस्ट करिएगा, फिर मैं चेक करता हूं, ठीक है। चलो अब हम आते हैं CDF की डेफिनेशन पे। तो CDF की जो डेफिनेशन है वो आपको जो ऐप पे नोट्स प्रोवाइड है उसमें लिखा हुआ है। कैसे लिखना है कॉपी पे, वहां से फॉलो करना। बाकी हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है। तो CDF को रिप्रेजेंट करते हैं fx से और इसकी डेफिनेशन होती है प्रोबेबिलिटी x इज लेस आर इक्वल टू x। ठीक है, इस x को हम कोई और पॉइंट भी नाम दे सकते हैं। कभी कभी कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा होता है प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन सम पॉइंट u। अब ये जो पॉइंट u है ये कोई भी वैल्यू हो सकती है विद इन रेंज। इस u पॉइंट पे हमको CDF निकालना है। तो करते क्या है कि हम प्रोबेबिलिटी को इस u पॉइंट तक ऐड कर लेते हैं। वो तो आपने देखा ही कैसे हो रहा है। अब ये आपका u पॉइंट 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 अकॉर्डिंग टू रेंज। जैसे हमारी रेंज होगी उसके हिसाब से हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अब मान लो डिस्क्रीट का केस है तो फार्मूला क्या बनेगा। तो फार्मूला बनेगा कि पॉइंट u तक के सभी वैल्यूज को जोड़ लो। डिस्क्रीट में क्या करोगे, समेशन करोगे कहां तक, x के उन सारे पॉइंट का जो u या उससे नीचे होंगे। और अगर केस कंटिन्यूअस का है तो क्या करोगे, इस u पॉइंट के नीचे जितने भी पॉइंट होंगे उन पे इस फंक्शन को क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो हमारा फंक्शन CDF निकल आएगा। तो यह डेफिनेशन आपको लिखना है नोट्स से। यहां पर आपने समझ लिया है और समेशन वाले का एग्जाम्पल भी देख लिया है। अब हम इस कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के एग्जाम्पल को देखते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे सिंपल सा, पहले उस कंटिन्यूअस पे हम आपको CDF कैलकुलेट करना सिखाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने एक फंक्शन ले लिया है x/8 और इसमें हमने x की रेंज ले ली है 0 से 4। तो कंटिन्यूअस है, रेंज के थ्रू दिख रहा है। PDF है, इसके लिए आप इसको 0 से 4 पे इंटीग्रेट करके देखो, अगर 1 आ रहा है तो फिर PDF है। तो करके देख लेते हैं जल्दी से इंटीग्रेट इसको। 0 to 4 fx dx इक्वल टू fx की वैल्यू है 1/8 एंड x 0 to 4 dx। ये हो जाएगा x²/16। लिमिट है 0 to 4।
एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा यहाँ पर, सॉरी, ठीक है। अब हम पुट कर देते हैं 1/8, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 16/2 आएगा, लोअर लिमिट पे 0 आएगा और रिजल्ट हमको 1 मिल गया। यानी ये फंक्शन हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, कंटिन्यूअस है। अब हम इसका निकालते हैं CDF। तो अब इसका CDF निकलता कैसे है, इस पे आपको फोकस करना है। चलिए देखते हैं कैसे इसका CDF निकालेंगे हम लोग। तो सिंपली हमारे पास रेंज अगर हम देखें तो हमारी रेंज है <4 > 0, और हमने अभी अभी आपको बताया कि CDF को निकालते समय हम होल रेंज लेते हैं -∞ to ∞। तो इस लाइन पर यहाँ पर कहीं एक 0 होगा और यहाँ पर कहीं एक 4 होगा। तो कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम पहले निकालेंगे 0 से लेस पे, फिर निकालेंगे <4 पे, और फिर निकालेंगे <4 पे। तो हमारा पूरा -∞ to ∞ कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे x < 0। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, CDF की डेफिनेशन क्या है? यहां पर पॉइंट हमने <0 लिया है और CDF की डेफिनेशन ये है। तो CDF की इस डेफिनेशन में अपर पॉइंट यहां पर है x। अब ये 0 से छोटे जितने भी पॉइंट होंगे ये x उन्हीं में से कोई एक होगा, ठीक है। अभी के लिए हम इसको x पुट कर रहे हैं और यहां पर हमने डिफाइन कर दिया है कि ये x क्या हो सकता है, 0 से छोटा कोई भी पॉइंट। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कंटिन्यूअस में प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, इस अपर लिमिट के नीचे -∞ तक, और फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि कैसे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं कंटिन्यूअस केस में इंटीग्रेशन के थ्रू। अब अगर आप अपने फंक्शन को देखो तो क्या 0 के नीचे आपका फंक्शन डिफाइन है? इस फंक्शन को लिखने का तरीका होता है, नीचे एक वैल्यू और लिखते हैं 0 और यहां पर लिखते हैं अदरवाइज। यानी अगर 0 से 4 की लिमिट है तो फंक्शन ये है, अदरवाइज 0। तो अगर हम देखें हमारा x < 0 है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो अगर हम 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। अब हम आएंगे 0 से लेस वाले पे, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम पकड़ेंगे किसको, 4 को। तो हमारी अगली कैलकुलेशन होगी x < 4, लेस और इक्वल टू भी यहां लिख सकते हो ऐसे। तो x < 4 की कैलकुलेशन होने जा रही है। अब जरा ध्यान देना, हमारी जो CDF की डेफिनेशन है वो सेम रहेगी। अब की बार हमारा जो यहां पर x है उसके बारे में हमको बताया गया है कि वो 4 से छोटा है। 4 से छोटा है तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे, -∞ to 0 एक पोर्शन कर लेंगे और जो दूसरा पोर्शन करेंगे वो करेंगे 0 to x। हमेशा याद रखना 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 0 से छोटा सारा यहां आ चुका है। और अब 0 से बड़ा कहां तक जाएगा, इस पॉइंट x तक। यहां पे 4 मत पुट कर देना, ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। fx एंड dx। अब अगर हम देखें -∞ to 0 हमारा कोई फंक्शन है क्या, तो हमारे पास वैल्यू है 0, यानी इस रेंज पे हमारा कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है। लेकिन जब 0 से x पे आए और x के बारे में हमको क्या पता है कि ये 4 से छोटा है, तो हमारे पास फंक्शन डिफाइन है। क्या डिफाइन है, x/8। अब हम इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा x² 16। लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट क्या रहेगी, 0 to x। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, अगर अपर लिमिट पुट करेंगे तो x² 16, लोअर लिमिट पे 0। अब लास्ट पॉइंट x is greater or equal to 4। लास्ट पॉइंट में x is greater or equal to 4 लिया गया है, यानी ये बताया गया कि x का पॉइंट यहां से लेकर यहां तक कुछ भी हो सकता है। फिर से हम वही डेफिनेशन अप्लाई करेंगे CDF की, x is less or equal to x, लिमिट -∞ to x, fx dx। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, तो पहला ब्रेक तो यही होगा क्योंकि 0 तक का फंक्शन हमारे पास नहीं है, प्लस अगला ब्रेकअप होगा 0 से 4, क्योंकि अब की बार हमको x को कहां तक ले जाना है, 4 से ग्रेटर, x is greater or equal to 4। तो 0 से 4 का फंक्शन, और अब हमारा आएगा x जो कि 4 से बड़ा है, और अपर लिमिट हमेशा क्या रखते हैं, x।
एक्स। तो पहली वाले की वैल्यू तो 0 हो जाएगी और दूसरा वाला होल रेंज पे फंक्शन का इंटीग्रेशन है 1 हो जाएगा, हम पहले यहाँ कर चुके हैं। और लास्ट वाले में 4 से बड़ा अगर रेंज है तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, अदरवाइज फंक्शन क्या है 0, तो इसकी वैल्यू हो गई 0, यानी फाइनल हमारे पास रिजल्ट क्या आया 1। तो हमने अपनी दी हुई रेंज पे एफ एक्स निकाल लिया। अब हम इसको कंपाइल करके लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे x लेस देन 0 पे वैल्यू 0 आई, फिर लिखेंगे x लेस देन 4 पे, लेस देन 4 को हम यहां पर लिख सकते हैं इक्वल टू 0 से, इसमें वैल्यू क्या आई एक्स स्क्वायर बाई 16, और लास्ट वाली लिखेंगे x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4 और इसकी वैल्यू क्या आई 1। तो ये हमारा फाइनल CDF आया इस वाले फंक्शन का। तो अभी धीरे धीरे आप CDF निकालना सीखोगे, घर पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन और करेंगे कंटिन्यूअस का CDF निकालने के लिए। तो अब की बार हम अपना फंक्शन ले रहे हैं ये, और हमने रेंज ले ली है 1 to 5, और इसके अलावा अगर कोई और रेंज होगी तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा 0, अदरवाइज 0। अब अगर हम इस रेंज पर CDF कैलकुलेट करना चाहें तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम अपनी लिमिट को ब्रेक करेंगे। तो देखते हैं हमारी लिमिट कैसे ब्रेक हो रही है। एक लाइन यहाँ पर बना लेते हैं और आपको दिख रहा होगा ये है -∞, ये है इन्फिनिटी, बीच में कहीं पर 1 आएगा और ये 5 आएगा। तो सबसे पहला हमारा CDF किसके लिए निकलेगा, फॉर x लेस देन 1। ये पॉइंट ऊपर क्या था, x लेस देन 0 था सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि वो फंक्शन 0 से 4 पे डिफाइन था। तो आपको यहीं से देखकर आइडिया लगाना है कि हम कैसे CDF निकाल रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, x लेस देन 1। डेफिनेशन लगा देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज लेस आर इक्वल टू x, इट मीन्स दैट माइनस इन्फिनिटी टू x एफ एक्स एंड डी एक्स। तो अब की बार आपको x तक इंटीग्रेट करना है और कंडीशन है कि x है 1 से छोटा। तो जब x 1 से छोटा है तो हमारा फंक्शन क्या है, माइनस नहीं फंक्शन वो तो आपकी x की वैल्यू है बेटा माइनस इन्फिनिटी, एफ एक्स की वैल्यू अदरवाइज क्या लिखी हुई है, इस रेंज पर फंक्शन ये है अदरवाइज 0, तो हमारा फंक्शन है 0 और रिजल्ट भी हो गया 0। नेक्स्ट वाला हम करेंगे फॉर x लेस देन 5 के लिए। x लेस देन 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रेटर आर इक्वल टू 1, यहाँ ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है, लेकिन लेस देन 5 लिखेंगे तो सारा कवर हो जाता है, तो इस वाले को हटा दो। ओके, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, एफ एक्स डेफिनेशन सेम रहती है, कभी भी नहीं चेंज होती है, बस हम अपने पॉइंट को देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है, उसके हिसाब से अपने इंटीग्रेशन को ब्रेक करते हैं। तो अब की बार हमारा x है 5 या उससे छोटा, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, एक ब्रेकअप होगा माइनस इन्फिनिटी टू 1, क्योंकि हमारी रेंज जो है वो 1 तक है। फिर अगला वाला क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा और अपर लिमिट x तक जाएगी, जहां पर x के बारे में क्या बताया गया है कि वो 5 से छोटा है। ये हो गया एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। अब हमको फंक्शन चूज करने हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन कहां से स्टार्ट है 1 से। तो जब 1 तक कोई फंक्शन नहीं तो वैल्यू 0 हो गई। अब 1 से ऊपर और x की वैल्यू अगर 5 से छोटी कुछ भी हो तो फंक्शन हमारे पास है x बाई 12। कैलकुलेट करेंगे, पहली वैल्यू 0 आ गई, दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई 24, और जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 to x, तो अपर लिमिट x पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर रहेगा, लोअर लिमिट 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 24, ये हमारी वैल्यू आ गई। लास्ट, अब की बार हम लेंगे x ग्रेटर आर इक्वल टू 5, क्योंकि 5 तक डिफाइन था, तो अब 5 के ऊपर सारा एक साथ ले लेंगे। तो ग्रेटर आर इक्वल टू 5 पे हमारा फंक्शन क्या आएगा, डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं, सेम प्रोबेबिलिटी x इज लेस आर इक्वल टू x माइनस इन्फिनिटी टू x एफ एक्स डी एक्स। ओके, अब की बार हमारा x 5 या उससे बड़ा है,
तो हम इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक तोड़ेंगे? पहला 1 तक तोड़ेंगे, फिर लेंगे 1 to 5, फिर लेंगे 5। अब हमारा x 5 के ऊपर है तो 5 के ऊपर कहाँ पे स्टॉप होगा? किसी पॉइंट x पर, क्योंकि अपर लिमिट हमेशा हमको f x रखनी है। fx dx, यहाँ भी आ गया fx dx, और यहाँ पर भी आ गया fx और dx। वैल्यू क्या आएगी? तो इस वाली रेंज में फंक्शन 0 है, इस वाली रेंज में पीडीएफ का होल रेंज पे इंटीग्रेशन है 1 मिल जाएगा, और इस वाली रेंज में फंक्शन 0 है, क्योंकि 5 से बड़ा फंक्शन है ही नहीं। 5 से ज़्यादा होने पर हमारा फंक्शन क्या बन जा रहा था? 0। तो फाइनल आंसर 1 आया। अब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे। कैसे? जब हमारा x था 1 से छोटा तो वैल्यू आई है 0। जब हमारा x था 5 से लेस ग्रेटर आर इक्वल टू 1 तो हमारी वैल्यू आई है x² - 1/24। और अगर हमारा x 5 या उससे बड़ा हो रहा था तो वैल्यू आ गई है 1। तो ये बन गया हमारा CDF कंटिन्यूअस के केस में। तो आपने देखा कि डिस्क्रीट के केस में CDF निकालना थोड़ा ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं करना है, प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करते हुए आगे बढ़ते जाइए। जबकि कंटिन्यूअस के केस में इंटीग्रेशन लगता है, हमको अपना फंक्शन का रेंज देखना पड़ता है, कहाँ से कहाँ तक ब्रेक है, जहाँ से जहाँ तक हमारा फंक्शन डिफाइन होता है उसी के हिसाब से हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं। तो आगे आपको और भी सवाल हम करवाएंगे CDF से रिलेटेड। अभी तक अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो बता सकते हैं। यस सर। चलो पूरा आ गया है, ठीक है। तो आपको इन पेपर में जितने क्वेश्चन हमने अब तक करवाए हैं उसमें देखिए कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें CDF पूछा गया है। तो जिन जिन क्वेश्चंस में CDF पूछे गए हैं, ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? आल्सो फाइंड द कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x एंड y। ये ज्वाइंट PDF का क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में दिया गया है, तो इसको करना, क्योंकि ज्वाइंट का हमने सारा करवा दिया है ना। यस सर। ठीक है, तो ज्वाइंट का, और ये 6 नंबर हमने एक क्वेश्चन दिया था जो डिपेंड कर रहा है, इसकी रेंज x और y आपस में डिपेंडेंट है, तो इसको आपको करना है। एक डिपेंडेंट वाला मैंने करवाया था, उसी को बेस बनाकर इस क्वेश्चन को आप लोग घर पे करना। और ये क्वेश्चन 295 वाला मार्जिनल कंडीशनल निकालना है, ये भी आपको घर पे करना है। देखिए होमवर्क है ये आपके आज के, तो ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं CDF के कुछ और क्वेश्चंस के साथ। लेकिन अगली क्लास जब आपकी होगी अब 9 तारीख को, तो आपको आज वाला लेक्चर ज़रूर देख लेना है, क्योंकि अगली क्लास हमारी होगी CDF पे। तो CDF आपको जो बेसिक्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।